नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं हेल्थ और हम। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फिटल मेडिसिन के बारे में। माँ बनना एक खूबसूरत और जिम्मेदारी से भरपूर सफ़र है। इस सफ़र की शुरुआत से ही अगर सही रहनुमाई और दुरुस्त मालूमात मिल जाए तो न सिर्फ माँ बल्कि आने वाले बच्चे की सेहत भी बेहतर बनाई जा सकती है। यानी प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट में पलने वाले बच्चे की सेहत, उसकी ग्रोथ और उससे जुड़ी ज़रूरी जांच के बारे में इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर डॉक्टर माइत्री के, जो कंसल्टेंट फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। फ़िलहाल ये बर्थ राइट बाय रेनबो हॉस्पिटल हिमायतनगर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो हमें आसान अल्फाज में फिटल मेडिसिन से जुड़ी अहम मालूमात देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम हेल्थ और हम में। मैम, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, तो आप अपना इंट्रो अगर व्यूअर्स को देना चाहें तो दे सकते हैं। सबको नमस्कार है। मैं डॉक्टर मैत्री, कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन एट रेनबो हिमायतनगर हॉस्पिटल। सो आज हम फीटल मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैम जी हाँ, आपके इंट्रो के बाद से हम अपने सवालात शुरू करते हैं। तो फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट कौन होता है? ये एक्चुअली काफ़ी जन को इसका आइडिया भी नहीं है फीटल मेडिसिन डॉक्टर कौन है। सो सिंपलर टर्म्स में हम बोलना है तो फीटल मेडिसिन डॉक्टर आपका अनबॉर्न बेबी का डॉक्टर है। सो उनको ऑलरेडी गायनेकोलॉजिकल नॉलेज रहता है और उन्होंने फीटल मेडिसिन में स्पेशलाइज करके बेबी का मदर का कंडीशंस, बेबी के ऊपर कैसे असर पड़ेगा, वो सब अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में मॉनिटर करके आपको बताएंगे। प्रेग्नेंट मदर को फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से कब मिलना चाहिए? जैसे पूरा प्रेगनेंसी में 4 इम्पॉर्टेंट स्कैन्स रहता है। पहला स्कैन 1.5 to 2 months के अंदर रहता है, वो प्रेगनेंसी कंफर्मेशन स्कैन बोलते। उसी टाइम पे हम प्रेगनेंसी यूट्रस के बच्चेदानी के अंदर है या बाहर है वो देख सकते हैं, और बेबी का हार्ट बीट भी फॉर्म हो गया क्या वो भी हमको मालूम पता चलेगा। और सेकंड स्कैन है 3rd month में रहता है, वो अराउंड 12 to 13 weeks 12 या 13 हफ्ते में करेंगे, वो एंटी स्कैन बोलते हैं। उस टाइम पे हम बेसिक चीज़ें, मतलब बेबी का पूरा बेसिक पार्ट्स उस समय तक फॉर्म हो जाता है, और उसी टाइम पे हम गर्दन के पीछे पानी कैसे है वो भी हम देखेंगे। मगर गर्दन के पीछे पानी ज़्यादा हुआ तो उस टाइम पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आने का चांसेस भी हम आपको पता चलेगा। और 5th month में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन रहता है टीफा स्कैनिंग या एनोमली स्कैन। उस टाइम पे पूरा एक पार्ट एकदम सिर से या पाँव तक पूरा फॉर्मेशन सही में हुआ क्या ही नहीं वो भी हम देखेंगे। और 7th month में ग्रोथ स्कैन बोलते हैं हम, 28 week से पूरा 39th month एंडिंग तक भी कभी भी कर सकते हैं। ग्रोथ स्कैन में बेबी का वज़न कैसे है, पानी कैसे है और सब कुछ हम देखेंगे। जी, नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के दौरान फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट कैसे हेल्प करता है? जैसे अभी मैंने 4 स्कैन्स के बारे में बोले थे आपको, तो हर समय में बेबी का कंडीशन कैसे है, मतलब वो 2nd month में बेबी का जैसा रहना वैसा है क्या वो भी हम देखेंगे, और 3rd month में भी या 5th month में भी। सो हमेशा फीटल मेडिसिन के पास आप आ गया तो बेबी का कंडीशन उस टाइम को सही है क्या, वो चीज़ आपको हम आपको बोलेंगे हम। तो ये अल्ट्रासाउंड बेबी के लिए सेफ होता है इस दौरान? काफ़ी पेशेंट्स यही पूछते हैं कि बार बार अल्ट्रासाउंड करने से बेबी को कुछ प्रॉब्लम होता क्या, बट अल्ट्रासाउंड बहुत सेफ है। ये जैसे मैं आपसे बात कर रहे हैं वो साउंड वेव्स ही जाते हैं उसमें, लाइक एक्सरे या सीटी स्कैन में उसमें रेडिएशन रहता है और बेबी का फॉर्मेशन में असर हो जाते हैं। सो इसीलिए हम अल्ट्रासाउंड में जस्ट साउंड वेव्स रहता है, साउंड वेव से वो इमेज आ जाता है और दैट इज़ व्हेन हम बेबी को देख सकते हैं। ये बहुत सेफ है। काफ़ी जन इंटरनल स्कैन के बारे में भी पूछते हैं, वो ट्रांसवेजेनल स्कैन बोलते हैं हम। सो वो भी बहुत सेफ है, उससे कुछ ब्लीडिंग या बेबी को कुछ नुकसान नहीं होता है। किन कंडीशंस में फ्रीक्वेंट स्कैन करने की सलाह दी जाती है? किन कंडीशंस में? जैसे हम मोस्ट कॉमनली हम मगर बेबी 7th month में जैसा रहना वैसा नहीं है, थोड़ा कमज़ोर है, वज़न कमज़ोर है, तो हम बार बार स्कैन्स करना पड़ेगा। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि बेबी के आसपास पानी कैसे है, बेबी को अंदर
मतलब पूरा ब्लड फ्लो सही पे चल रहे क्या ही नहीं, वो भी हम देखेंगे। मगर कभी कभी मदर्स को बीपी, शुगर ये सब भी आ जाते हैं, उसी टाइम पे भी हम थोड़ा मॉनिटरिंग बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, जैसे हर 2-2 हफ्ते में। और ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी उसी टाइम पे भी आजकल थायराइड भी बहुत कॉमन हो चुका है मैम, तो थायराइड, बीपी, डायबिटीज, तो इस दौरान कैसे तो थायराइड मतलब इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है कि प्रेगनेंसी आने से पहले ही आप डॉक्टर से मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टाइम पे बीपी कुछ है क्या, थायराइड, ये सब बेसिक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ पूरा बेबी के ऊपर असर पड़ेगा। क्या पूरा स्कैन 3D या 4D में किया जाता है? नहीं, वो ये भी बहुत जन में ये मिसकंसेप्शन रहता है, हमको बेबी को ऐसा 3D में देखना है, 4D में देखना है, बट सबसे पहले 2D इज़ द बेस्ट। 2D स्कैन में क्या है, हम बेबी का पूरा पार्ट्स बहुत क्लियरली देख सकते हैं, और जैसे 2D को देखने के बाद हम 7th-8th मंथ में थोड़ा बेबी बड़ा होने के बाद वैसे भी हम फेस देख के 3D पिक्चर्स, 4D पिक्चर्स भी दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से होते हैं? यूजुअली हम 3rd मंथ, मतलब वो एंटी स्कैन अराउंड 12 वीक्स, 12 हफ्ते में ही हम एंटी स्कैन के साथ डबल मार्कर एडवाइस करेंगे, और उसमें हम 80 to 85% तक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स का चांसेस कितना है वो हम बताएंगे। और मगर एंटी स्कैन या डबल मार्कर मिस हो गया, तब 2nd ट्राइमेस्टर क्वाड्रुपल मार्कर स्कैन ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी हम 80 to 85% तक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स का आने का चांसेस कितना है वो हम बोल सकते हैं। कभी कभी NIPS बोल के थोड़ा एडवांस टेस्ट एक रहता है, उसमें हम 99% तक डाउन सिंड्रोम या ऐसा क्रोमोसोमल प्रॉब्लम आने का चांस कितना है हम बोल सकते हैं। क्या नॉर्मल स्कैन का मतलब है कि बेबी बिल्कुल हेल्थी है? हाँ, ये भी बहुत सारे जन ऐसा पूछते रहते हैं। जैसा पैदा होने के बाद ही हमको 100% बोल सकते हैं। स्कैन नॉर्मल है तो 95 to 99% सब ठीक है बोल सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम्स या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जैसा ऑटिज़म और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ जैसे जैसे बेबी बढ़ते वक्त ही हमको समझ में आ जाता है। सो ये सब चीज़ हम स्कैन में नहीं देख सकते। इस दौरान हम बेबी का जेंडर पता कर सकते हैं? जान सकते हैं कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये लीगल है? नहीं, ये इलीगल है। हाँ, सो 1994 में PCPNDT एक्ट रिलीज़ किया था। उस टाइम मतलब उसी टाइम पे ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड, मतलब लड़कियों का पूरा एबॉर्शन रेट्स ज़्यादा हुआ था उस टाइम पे। सो इसीलिए हम अभी आजकल ये PCPNDT के लिए हम स्कैनिंग रूम के अंदर जाने से पहले ही उन पेशेंट से हम एक साइन ले लेते, और डॉक्टर भी उसी को साइन कर लेते, जैसे है कि हम सेक्स नहीं बोल सकते और पेशेंट भी नहीं पूछना है। कॉन्सैंग्यूनिटी क्या होती है और इसका बेबी पर क्या असर पड़ता है? कंसैंग्यूनिटी सिंपलर लैंग्वेज है, हम क्या बोलते हैं, कजन्स, विद इन कजन्स मैरिज बोलते हैं हम। सो इसका असर डेफिनेटली बेबी के ऊपर कभी कभी पड़ेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेबी नॉर्मल रहता है, बट कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम्स जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ 25% बेबीज़ में आने का चांसेस रहता है। सो ऐसा कंसैंग्यूनिटी कपल जो है, तो उन्होंने ऑलरेडी शादी हो गया, तो एक बार प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले ही डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन डॉक्टर से मिलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में फीटल मेडिसिन किस तरह हेल्प करता है? जैसे मदर को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कभी कभी मदर को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ रहने से हम बेबी को पूरा मॉनिटरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों में भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली स्कैन्स देखते रहते हैं, और कभी कभी बेबीज़ के अंदर में कुछ प्रॉब्लम निकल गया तो उसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा फॉर एग्जांपल हार्ट का, जैसे कि ब्रेन, हाँ वही, तो हार्ट का तरह के प्रॉब्लम्स, यस, समटाइम्स ऐसा बेबीज़ में एक छोटे से होल भी देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बेबी हैज़ टू, हम इमीडिएटली टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, बट ये ऐसा चीज़ यानी मतलब कि ये डिटेक्ट हो सकती है। यस, ये प्रेगनेंसी के स्पेशली 5th मंथ स्कैन में ही मेजॉरिटी एबनॉर्मेलिटीज़ हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी में फीटल मेडिसिन का क्या जब से मैंने इम्पोर्टेंस है? यस, मैंने बोला था कि पहले स्कैन
जो 6 to 10 वीक्स के अंदर रहता है, उसी टाइम पे हम एक्चुअली डायग्नोस कर सकते हैं वो सिंगल बेबी है क्या, डबल बेबी है क्या, क्योंकि मल्टीपल ट्विंस प्रेगनेंसीज में भी बहुत सारे वेराइटीज़ रहता है। सो उसी टाइम पे कौन सा तरीका का ट्विंस है वो सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी हम मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है। जैसा अभी आपने बोला कि बीपी थायराइड वाले प्रेगनेंसी में फिटल मॉनिटरिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए, मतलब ऐसी माओं के लिए। यस, तो मतलब उन मदर का बीपी और शुगर वैल्यूज़ देख के उसका असर बेबी के ऊपर कैसा आ रहे, वो सब चीज़ हम स्कैनिंग में मॉनिटर करते रहते हैं। मगर थोड़ा डिलीवरी अर्ली करना पड़ेगा, जैसे बेबी अर्ली के मींस आसपास। कितना अर्ली, मतलब कितने टाइम पहले? वो केस टू केस डिफर होता है। सो मगर मदर का ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा है, सो उसके कारण से कभी कभी बहुत चबी बेबीज रहता है और बेबी के आसपास बहुत पानी रहता है। तो अर्ली डिलीवरी होने से मदर और बेबी सेफ रहेंगे? जैसे कि पूरा टाइम तो नहीं होगा, पूरा टाइम तो नहीं होगा, बट तो इस पर इन लोगों की क्या मतलब हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा? फॉर्चुनेटली हमारे पास अभी NICU जैसे नियोनेटल सर्विसेज बहुत एडवांस आ गया। सो इसी में हम वी विल बी एबल टू सेव द बेबीज इवन इफ दे आर बोर्न अर्ली। फिटल मेडिसिन के जरिए प्रेगनेंसी के दौरान ट्रीटमेंट भी पॉसिबल होता है क्या? हाँ, सो देर आर सर्टन कंडीशंस, जैसे बेबी को कभी कभी थायराइड गॉइटर रहता है, सो उसको भी हम प्रेगनेंसी के अंदर ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बेबी को फिटल एनीमिया बोलते हैं, बेबी को खून बहुत कम हो जाते हैं, जैसा मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और फादर का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। फर्स्ट बेबी नॉर्मल रहता है और सेकेंड बेबी से थोड़ा कभी कभी एनीमिया डिटेक्ट होने का चांसेस रहता है, वो एज अर्ली एज 5th मंथ 6th मंथ पे ही हमको पता चलेगा। सो उन बेबीज़ में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर लेते हैं। आप लोग को पहले ही मालूम हो जाएगा कि ये कुछ ऐसा हो। तो आज के ज़माने में एडवांस टेक्नोलॉजी फिटल मेडिसिन को कैसे करें? जैसे अभी ट्विंस में भी एक ही प्लेसेंटा शेयर कर लेते, दोनों बेबीज एक ही प्लेसेंटा शेयर करते, उसी टाइम बेबीज़ को ऐसा एक बेबी को ज़्यादा ब्लड फ्लो चली जाते और एक बेबी को थोड़ा कम जाते, उसी टाइम पे हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट, फीटोस्कोपिक लेज़र, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ऐसा बहुत सारे टेक्निक्स आ गया, ऐसा वाला बेबीज़ को भी हम सेव कर सकते हैं। यानी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, तो इसके तो हम पूरा सेव कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा है फिटल मेडिसिन में। प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? सबसे पहले मदर का वेट, प्रेगनेंसी आने से पहले ही मदर का वेट पहला नॉर्मल BMI में आना है। और मदर को कुछ BP, शुगर और फैमिली में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, या बेबी को कभी कभी ऐसा जैसे 2 साल तक अच्छा ग्रो हो गया था, उसके बाद थोड़ा बेबी का स्लो हो गया, ऐसा कुछ है, तो कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स कुछ है क्या फैमिली में, जेनेटिक भी रहा तो इस पे इफेक्ट्स हो सकता है। यस, नेक्स्ट प्रेगनेंसी या फैमिली में किसी और को किसी बच्चे को भी ऐसा हो गया, तो प्रेगनेंसी प्लानिंग करने से पहले ही एक बार आके डॉक्टर से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या रेगुलर स्कैन्स और चेकअप्स बेबी की सेफ्टी के लिए ज़रूरी होते हैं? यस, डेफिनेटली, क्योंकि कभी कभी मदर कुछ चेकअप या स्कैन मिस हो गया, जैसे समझो 8th मंथ स्कैन मिस, 5th मंथ का स्कैन मिस हो गया, बेबी का बहुत इंपॉर्टेंट कार्डियक प्रॉब्लम है, जैसे बेबी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, सो हम 5th मंथ एज अर्ली एज 5th मंथ पे ही हमको पता चलेगा, तो उसी टाइम पे, एंड एज पर गवर्नमेंट लॉ 24 वीक्स, मतलब 6th मंथ के अंदर ही हमको एक लाइक मेजर प्रॉब्लम कुछ डिटेक्ट हो गया तो हम प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट ये 4 स्कैन्स बिल्कुल कंपलसरी है, मिस मत कर। तो ये स्कैन्स मंथली रहेंगे, मंथली यानी मतलब जब कुछ ऐसा फील होगा? हाँ, नहीं, यूजुअली इनिशियल 4 मंथ्स में ऑलमोस्ट मंथली रहता है, जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी कंफर्मेशन, इसके बाद NT स्कैन, इसके बाद एनोमली स्कैन। सो 5th मंथ तक थोड़ा फ्रीक्वेंट विजिट्स रहना है, यानी ज़्यादा तवज्जो देते हुए, मतलब ज़्यादा केयर करते हुए अपने आप को और बेबी को भी डॉक्टर से कंसल्ट कंपलसरी है मंथली। जल्दी ओके। तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी कॉमन मिथ्स है जिन्हें लोगों को समझना चाहिए? जैसे है कि बेबी का हार्ट बीट ज़्यादा है, कम है, इसके हिसाब से हम वो लड़का है लड़की है, ये सब मतलब ये बहुत मिथ है। मगर हमारे जैसे ही बेबीज़ भी मगर बहुत हिल रहे उस टाइम पे हार्ट बीट ज़्यादा आ जाते हैं, बेबी सो रहे उस टाइम पे हार्ट बीट कम हो जाते हैं।
और कभी कभी ये कॉर्ड रहते हैं, कॉर्ड मतलब बेबी के गले में वो जी हाँ, मोस्टली बहुत आजकल तो सुनने में आ रहा है कि मतलब डिलीवरी से पहले बच्चे ने मतलब गले में कुछ, हाँ, तो ये किस वजह से होता है मैम? हाँ, सो बेबी हिलते वक्त, बेबी ऐसा यूट्रस के अंदर हिलते वक्त कभी कभी ऐसा कॉर्ड अटक हो जाते हैं बेबी के गले में। वो हमारा गलती नहीं है, मदर का भी गलती नहीं है, वो ऐसा हिलते वक्त इसकी वजह से मतलब टेंशन हो जाती है कि जब हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर, वजह एक्चुअली टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। कभी कभी एक टर्न रहता है, कभी कभी 2 लूप्स रहता है, ऐसा डिफरेंट तरीका रहता है। सो बट मदर हमेशा मूवमेंट्स चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो उससे बेबी को कुछ नहीं होता है और मदर को भी कुछ नहीं होता है। लेकिन एक डर पैदा हो जाता है कि जब ये बताया जाता है कि बेबी ने वो गले में, एज लॉन्ग एज मदर का वो बेबी का मूवमेंट्स अच्छा है, अच्छे से समझ में आ रहे हैं मदर को, सो नो नीड टू वरी। सब टाइम नहीं पता चलता, लेकिन जब टाइम होता है तो जब हॉस्पिटल जाते हैं, डिलीवरी टाइम आता है, तो जब पता चलता है कि सडनली ऐसा हुआ है और अभी डिलीवरी अर्जेंट है। क्योंकि वो गले में ऐसा कॉर्ड रहने से कभी कभी बेबी का जैसे हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे थे, कभी कभी ऐसा बेबी का हार्ट बीट थोड़ा स्टॉप होने का मतलब या स्लो होने का चांसेस रहता है। सो हम जैसे कॉर्ड रहने से कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहते हैं। हाँ, वही उसी में आके एज ए मदर मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन वो भी डर जाती है और साथ में मतलब पूरे फैमिली वाले भी डर जाते हैं। एक डर वो हो जाता है कि अब नेक्स्ट क्या। बट तो अभी वैसे में क्या करना चाहिए, मतलब अभी आसान है, अभी मॉनिटरिंग करते वक्त बेबी को कुछ नहीं होता। हम बहुत सारे ऐसा देखे, ऐसा कुछ हुआ तो किसी को डरने की बात नहीं है, बस इजीली मैनेज। मगर बेबी का हार्ट बीट ड्रॉप हो रहे ऐसा कुछ है तो तब सिजेरियन को ले लेते। वरना जब तक कुछ डरने की बात बिल्कुल नहीं है, ये कॉर्ड की वजह डरने का बात कुछ नहीं है। अब हमारे साथ कॉल पर हैं, हम एक कॉल से जुड़ते हैं। हेलो 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 मैडम जी, हम कर्नूल से बात कर रहे हैं मैडम। एक्चुअली हमारा वाइफ प्रेगनेंसी में पूरा टेस्ट करवाया, पहले से फर्स्ट मंथ से करवाया पूरा, लेकिन आखिर में मेरे बच्चा ट्राइसोमी 21 से पैदा हुआ। ऐसा पूरे टेस्ट होने के बाद भी, पता नहीं चलने के बाद भी ऐसा पैदा होता है क्या? हम तो कोई ब्लड रिलेशन का कोई नहीं है, फिर भी ऐसा कैसे पैदा हुआ मैम, समझ में नहीं आया। ऐसा भी हो सकता क्या? अभी बेबी का उम्र कितना है? अभी क्या एज है? मेरा शादी 25 में हुआ, मेरा बेबी को उस टाइम 20 था मैम। बेबी का उम्र, बेबी क्या है? बेबी का अब 6 साल का है मैम। 6 साल, ठीक है, आपको अभी डॉक्टर साहब बताएंगे। जी मैम। जैसे स्कैन, ऐसा कंडीशंस में पूरा स्कैन्स भी नॉर्मल हो सकता है। सो कभी कभी कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज स्पोरेडिक रहता है, मतलब आप दोनों का ब्लड रिलेशन में शादी होने का ज़रूरत नहीं है या फैमिली में कुछ हिस्ट्री रहने का ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जस्ट फर्स्ट टाइम बेबी में भी ऐसा आ सकता है। सो जब बेबी ग्रो होते वक्त भी हमको ऐसा प्रॉब्लम्स कभी कभी बाहर आ जाते। तो मैम जैसा कि अभी इन्होंने सवाल किया, इतने टाइम बाद भी, तो सो रेगुलर चेकअप्स विद पीडियाट्रिशियन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रोइंग ईयर्स में। जैसे 3रा महीने में बेबी नेक कंट्रोल आ जाते हैं और 6th मंथ में बेबी को ऐसा बैठ सकता है, ऐसा 9 to 12 मंथ्स में बेबी खड़े होना है। स्टार्टिंग से ही हमें पूरा ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो देख लेंगे तो तभी हम जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि बच्चे में क्या चेंजेस नहीं हो रहे। वैसे भी फर्स्ट इनिशियल 1.5 मंथ ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक आपको ये वैक्सीनेशंस चलते रहते हैं। उसी टाइम के आपका पीडियाट्रिशियन हमेशा देखते रहते हैं कि बेबी का पूरा डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है कि नहीं। अब ये बता रहे हैं कि 6 इयर्स, तो काफ़ी टाइम हो गया, बट कभी कभी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स थोड़ा लेट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। तो अब इसमें इनको क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? पहले जेनेटिक डॉक्टर से मिलना इम्पोर्टेंट है और पूरा फैमिली का भी एक स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी कभी कभी वैसा आने का चांसेस रहता है। अब हमारे साथ और एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो जी, हेलो, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर, क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी 1 मंथ बिफोर मेरे वाइफ का डिलीवरी हुआ, ट्विंस प्रेगनेंसी था। तो अभी जैसा भी मैडम बता रहे थे अल्ट्रासाउंड्स वगैरह, तो अभी हमने अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करवाया था 7 मंथ्स में। उसमें सब चीज नॉर्मल आई थी 7 मंथ तक, और 8 मंथ में ट्विन बेबीज में एक बेबी कॉर्ड गले में डाल लिया था। देन उसके बाद एक बेबी का हार्ट बीट बढ़ गया
वो बर्थ के बाद में फिर एक बेबी का हार्ट राइट साइड में आया। तो जो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें डॉपलर वगैरह जो वेन्स हुए होते हैं सभी नॉर्मल थे। तो अचानक ऐसे रिपोर्ट कैसे बदली? और DCDA का हमको बताया गया था, बाद में हमको MCDA का पता चला। तो ये कहाँ पे मिस्टेक होती है, अल्ट्रासाउंड में या फिर डॉक्टर्स का सही देखभाल नहीं होगा? मुझे बताइए। यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट्स में नॉर्मल था लेकिन आफ्टर डिलीवरी बेबी का हार्ट राइट साइड था, राइट? बिल्कुल, 7 मंथ तक ऐसा लगा कि रिपोर्ट सब नॉर्मल हैं, नॉर्मल ही थी। तो फिर जब हार्ट का हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था फिटल का, तभी भी नॉर्मल बताया था। जब पैदा होने के बाद में ये चीज अब नॉर्मल हो गई, मतलब हार्ट राइट साइड चला गया था। तो ये चीज डॉपलर अल्ट्रासाउंड में क्यों दिखाई नहीं दी और डॉक्टर्स ने इसको क्यों सही से जांचा नहीं, क्यों एग्जामिन नहीं किया? क्या अल्ट्रासाउंड भी फेल हो सकते हैं या डॉक्टर्स फेल हो सकते हैं? क्योंकि 1 मंथ बिफोर मेरा वाइफ का ट्विंस प्रेगनेंसी का डिलीवरी हुआ है। ओके, अभी आपको डॉक्टर इसका जवाब देंगे। सो जैसे हम कौन सा टाइप ऑफ ट्विंस, वो हम यूजुअली फर्स्ट इनिशियल NT स्कैन के टाइम पे, मतलब 1.5 to 3 मंथ्स के बीच में ही हम पहले कंफर्मेशन दे देते। और ये हार्ट का स्कैन यूजुअली हम एनॉमली स्कैन के साथ एक बार हार्ट का स्कैन देखते। और ट्विन प्रेगनेंसी में कभी कभी ये फीटल इको, मतलब नेक्स्ट लेवल एडवांस्ड फीटल हार्ट का स्कैन भी करना पड़ेगा। सो वो करने से हमको हार्ट ये सब चीज़ कैसे ग्रो हो रहे हैं वो सब हमको पता चलेगा। लेकिन अब उनका सवाल ये था कि अल्ट्रासाउंड में तो ये ओके है बोल के बताया, लेकिन जब डिलीवरी के बाद राइट साइड आ गया तो इस पे मिस्टेक्स किसकी, मतलब किसकी गलती है? या तो अल्ट्रासाउंड या फिर डॉक्टर ने सही इन्फॉर्म नहीं किया? तो उनका सवाल ये है जानने का। तो इसमें हम ट्विंस में थोड़ा ट्रिकी रहता है क्योंकि दोनों बेबीज हिलते रहते हैं, कभी कभी वो राइट लेफ्ट का थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि सिंगल बेबी में बहुत आसान रहता है देखने में, और कभी कभी ट्विन बेबीज में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा मतलब है, यस है ना मैम। लेकिन इनके बताएं राइट साइड है बट अल्ट्रासाउंड में तो बिल्कुल, तो यानी मोस्टली ऐसा ट्विंस में होता है। ट्विंस में क्योंकि दोनों बेबीज हिलते रहते हैं, कभी कभी इवन दिस डॉक्टर कैन गेट कंफ्यूज्ड, बट आइडियली वो 6 मंथ में एडवांस फीटल इको करके देखना ज़रूरी है। ठीक है, कौन से केसेस में फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है? ऐसे कौन से? जी, मेरे ख्याल से तो सब प्रेग्नेंट मदर्स फीटल मेडिसिन के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि कब लो रिस्क मदर हाई रिस्क हो जाते, कब लो रिस्क बेबी हाई रिस्क हो जाते हमको नहीं पता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट हर मंथ में चेंज होते रहते हैं। सो वो फीटल मेडिसिन डॉक्टर ही वो उसको मॉनिटर करके देख सकते हैं। पेरेंट्स को बेबी की सेहत के लिए किस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए? सो जैसे प्रेगनेंसी आने से पहले ही एटलीस्ट 3 महीने पहले फोलिक एसिड टैबलेट लेना ज़रूरी है, डाइट रेगुलेशन करना इम्पॉर्टेंट है, और मेक श्योर पूरा आपका ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल रहना है। उसके यानी बाद कंप्लीट डाइट पे, यानी डाइट अच्छी सी लेनी चाहिए, पूरे आयरन टैबलेट्स, फोलिक एसिड, मतलब हेमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल रहना है, थायराइड लेवल्स, BP लेवल्स और आपका शुगर लेवल्स, ये सब चीज़ अभी नॉर्मल रहना ज़रूरी है प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले। क्योंकि लेकिन लोग तो मतलब बोलते हैं कि बहुत अच्छे से खाना चाहिए, अच्छी डाइट लेना चाहिए, तो इस दौरान बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि मतलब इस पे ध्यान नहीं देते क्या होगा, बट अच्छा खाओ बोले, मीन्स डाइट अच्छी लेना है, तो इसको ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर देते हैं। जैसे आपका प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले ही शुरू होना है, सो वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या फीटल मेडिसिन स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी में भी रोल प्ले करता है? नहीं, फीटल मेडिसिन डॉक्टर डिलीवरीज नहीं करेंगे, सिर्फ बेबी डॉक्टर है। सो बेबी का पूरा 9 महीने फीटल मेडिसिन डॉक्टर मॉनिटर करके जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तब से 9 मंथ्स तक सिर्फ ये फीटल मेडिसिन वाले बेबी को ही केयर करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ही मिलना है डेफिनेटली, क्योंकि मदर का पूरा कंडीशन गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं और फीटल मतलब बेबी का डॉक्टर है फीटल मेडिसिन डॉक्टर। ओनली आप लोग सिर्फ बेबी को ही देखते हैं, बेबी को ही केयर करते हैं। सो दोनों साथ में काम चलाना है। जी, तो वो आप लोग जो है सो डिलीवरीज या नहीं करते, सिर्फ डॉक्टर नहीं करते, बच्चे की ही केयर करते हैं, बच्चे का कंडीशन करते देखते रहते। फीटल मेडिसिन और नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंसेस है? सो गायनेकोलॉजिस्ट मदर का डॉक्टर है, पूरा मदर का कंडीशन कैसे है, मतलब मदर का BP कैसे है, शुगर कैसे है, ब्लड थायराइड लेवल्स, ये सब देखते रहते हैं, और मदर का
प्रीवियस हिस्ट्री, मतलब कुछ सर्जरीज हुआ क्या, या मदर का कुछ बचपन से कुछ फिट्स का प्रॉब्लम कुछ यानी हो गया क्या, कंप्लीटली मदर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते। और उन्हों फीटल मेडिसिन डॉक्टर को हमेशा जैसे फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ में रेफर कर लेते, क्योंकि उसी टाइम पे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फीटल मेडिसिन को पूरा इंफॉर्मेशन दे देते। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब एडवाइस देते हैं कि फीटल मेडिसिन की आपको जरूरत रेफर है। करना है। हाँ। जी हाँ, तो ये कौन से मंथ में पता चलता है मैम? स्टार्टिंग में या मिडिल में? जैसे कंसेप्शन हो जाते एज अर्ली एज 6 हफ्ते में, 6th वीक से ही हमको प्रेगनेंसी कंफर्मेशन आ जाता है। जी हाँ, तो तभी फीटल मेडिसिन की जरूरत है, तभी गायनेकोलॉजिस्ट को, मतलब जो माँ को देख रहे हैं, हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन को, उन्होंने रेफर कर लेते, उन्होंने रेफर करते हैं कि इनको इसकी ज़रूरत है। तो मोस्टली ये बहुत सारे लोगों में हो रहा है या नहीं? बस जस्ट आजकल अभी भी जैसे रूटीन केयर जैसा अभी लोग ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि फीटल मेडिसिन का अभी इम्पोर्टेंस या आवश्यकता अभी नहीं पता चला है, नॉर्मल पब्लिक में उनको नहीं पता चल रहे। सो इसीलिए फीटल मेडिसिन एक्चुअल है क्या, ये नहीं पता चला, ये नहीं पता चला, क्योंकि हाँ। ये बहुत न्यू ब्रांच है और सबको नहीं पता चला, क्योंकि अभी पुराना गायनेकोलॉजिस्ट को उस टाइम पे फीटल मेडिसिन था ही नहीं। अभी राइट नाउ अभी ये जनरेशन में, क्योंकि अभी न्यूअर टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत ट्रेनिंग और बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गया, सो इसीलिए फीटल मेडिसिन डॉक्टर से मिलना इम्पॉर्टेंट है। सो आपका गायनेकोलॉजिस्ट से आप डिस्कस करना है कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद हम फीटल मेडिसिन डॉक्टर को कब मिलना है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज गायनेकोलॉजिस्ट। ये पेरेंट्स को ही बोलना होगा, यानी डॉक्टर प्रीफर करेंगे? डॉक्टर्स रेफर कर लेते हैं, बट अब पेशेंट्स मतलब मदर्स को भी रहना कि अभी कब जाओ फीटल मेडिसिन डॉक्टर के पास। क्या हर प्रेग्नेंट वुमेन को फीटल मेडिसिन कंसल्ट करना चाहिए? यस, ज़रूरी है। लास्ट में आप प्रेग्नेंट मदर्स के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे मैम? प्रेगनेंसी में ज़्यादा चिंता मत करना है, टेंशन स्ट्रेस लेने में कुछ चेंज नहीं होता है। सो वॉट एवर योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन डॉक्टर आपको जो एडवाइस देते, वो ऐसा क्लियरली फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ChatGPT, गूगल या ये सब देखने में आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहते हैं, वो सब चीज़ आपको लेने का ज़रूरत ही नहीं है वो सब चीज़। सो जो आपको एडवाइस दे देते, सिर्फ वो ही फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। और डू नॉट मिस दिस 4 स्कैन्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी भी मिस हो गया तो देयर इज़ अ चांस दैट एबनॉर्मेलिटी मिस होने का ज़रूरत मतलब हो सकता है, इस वजह से मगर मिस हो गया तो स्कैनिंग। ओके, तो मैम अपना कीमती वक्त देने और इतनी ज़रूरत मालूमात शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छे से मालूम हुआ होगा कि फीटल मेडिसिन क्या होता है। तो जितने भी हमारी प्रेग्नेंट्स वुमेंस है आज की, तो वो मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग देखे हैं, तो ये लोग को अच्छे से आपके बहुत ही आसान अल्फाज में, इजी वर्ड्स में वो लोग को पता चला है कि एक्चुअल ये फीटल मेडिसिन क्या है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, मुनसिफ टीवी के लिए और एंटायर मैनेजमेंट, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ हेल्थ और हम में। देखते रहिए मुनसिफ टीवी।